कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपकी मेहनत को देखकर आपके मार्ग में अन्य तरह तरह के जरिए तैयार करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीड टू लर्न पर। जैसा कि मैंने कहा था कि जब सीटेट और सुपर टेट का सिलेबस डिस्कस हो जाएगा तो हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। तो आज से मैं अपनी क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, यानी कि हिंदी ग्रामर लेकर आई हूँ। और हिंदी ग्रामर में मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगी वो होगा वर्णमाला, यानी कि आज हम वर्णमाला डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। अच्छा दोस्तों, पहले मुझे ये बताइए वर्णमाला का मतलब क्या होता है। कभी कभी वैसे वर्णमाला की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो वर्णमाला का मतलब होता है ऐसी माला जहाँ पे वर्णों का क्रम यानी वर्ण सुव्यवस्थित तरीके से लगे हों, यानी कि उसमें जो आने वाले वर्ण हैं उनका एक क्रम हो, यानी एक सीक्वेंस हो, और उन सीक्वेंस को मिलाकर ही हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में जो वर्ण आते हैं उनकी सहायता से हमें लिखने में आसानी होती है। तो वर्णमाला में मेनली हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। तो स्वर और व्यंजन पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो उसी के साथ हम शुरू करते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर, जैसा मैंने बताया था, 45 वर्ण होते हैं और 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। ये आपके उच्चारण के आधार पर यानी कि बोलने के आधार पर है। लेकिन अगर हम लेखन के आधार पर बोलते हैं, लेखन के आधार का मतलब है लिखने के आधार पर, कि जब हम लिखते हैं तो हमें कितने यूज़ करने होते हैं, इस्तेमाल करने होते हैं। तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं टोटल मिला के, जिसमें से 13 तो आपके स्वर होंगे, यानी 13 स्वर होंगे जिन्हें हम वॉवल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और 35 व्यंजन, यानी कि व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होंगे। ये सारा इनका डिस्क्रिप्शन है, यानी इनका विवरण है कि किस तरह से 52 होते हैं। देन उसके बाद स्वर की बात करें तो जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अहा, री। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, यानी जब हम लिखते हैं तो उसमें हम केवल 13 ही स्वरों का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूज़ करते हैं, जिसमें से 2 आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह का मतलब होता है अंग, अहा। इन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि आप इनमें से, इन ऑप्शनों में से आप बताइए कि आयोगवाह कौन सा है। तो आप अब आसानी से समझ जाएंगे कि आयोगवाह कौन से होते हैं। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 13 में 2 हटा दिए जाएं तो कितने आपके स्वर होते हैं। तो आप 2 हटा के बता सकते हैं, यानी कि आयोगवाह हटा के बता सकते हैं कि 11 होते हैं। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तब स्वर बिना किसी बाधा के मुख से निकलते हैं, यानी कि देखिए, जब भी हम स्वर बोलते हैं तो हमें किसी भी वर्ण की यानी किसी भी दूसरे व्यंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वर को हम इंडिविजुअली बोल सकते हैं, यानी अकेले हम स्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो सीधा हमारे मुख से स्वर ही निकलते हैं। जैसे मैंने अभी बोला है, वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी अभी मैं बता रही थी आपको कि जो स्वर होते हैं वो अकेले बोले जा सकते हैं, लेकिन वर्ण में जो आपके व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के नहीं बोले जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही क्या होते, अर्ध होते हैं। अर्ध होते का मतलब देखिए, मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क, हलंत लगा हुआ है, फिर आ है। जब का हलंत वाले का के साथ आ मिलता है तब हमारा बनता है ख, क।
वैसे ही जब हमारे हलंत वाले खा के साथ आ मिलता है तब बनता है हमारा खा। इस तरह से जो हमारे व्यंजन होते हैं उनका निर्माण होता है। कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है, जिसमें से 2 द्विगुण यानी ड ढ होते हैं, द्विगुण बोलते हैं। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन इसमें ही आ गया कि द्विगुण कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन में से बताइए। तो आप देख सकते हैं द्विगुण यानी आपके होते हैं ड ढ। इसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। छ त्र ज्ञ श्र। यानी कि अब आपको तीसरा क्वेश्चन भी आपका ये तैयार हो गया है कि संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। इसी के साथ अब हम आगे, अभी हमें ये पता चल गया है कि जो वर्ण होते हैं वो स्वर और व्यंजन से मिलके बनते हैं और एक सीक्वेंस में होते हैं। पहले स्वर आते हैं फिर हम व्यंजन पढ़ते हैं। तो उसी के साथ स्वर शुरू करते हैं। जो वर्ण किसी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो स्वरों का वर्गीकरण देखिए, हमें कोई भी शॉर्टकट लेके नहीं चलना है, हमें हर एक पॉइंट को डिस्कस करना है। मैं चाहूँ तो कोई भी 3 पढ़ा के आपको ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे चल के बच्चों को भी पढ़ाना है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले होगा मात्रा या उच्चारण के आधार पर, यानी ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। यानी कि एक मात्रा का मतलब कम समय लगता है। दूसरा होगा आपका दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है। यानी जितना आपका ह्रस्व में समय लगता है उसका दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, आ आदि। नेक्स्ट है हमारा प्लूत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और यह अधिकतर किसी को भी पुकारने या नाटक के संवादों आदि में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राम। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जब रामायण आती है तो जो उनके पिताजी थे दशरथ, वो चिल्लाते राम, कई बार बुलाते हैं, या कई बार उनकी माताएं उनको बुलाती हैं। तो एकदम जो स्वर होता है आपका रामलीला में भी पहले यूज़ होता था, ऐसे इस्तेमाल करते थे। जैसे ओम, ये दोनों, जैसे राम, ओम, ये सब उदाहरण आपके होंगे प्लूत स्वर के। नेक्स्ट इसके बाद हम शुरू करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी हमारी जीभ कैसे इसे प्रयोग करती है, और इसको हम आगे पढ़ेंगे। अग्र स्वर, यानी कि जो हमारे जितने भी हमारे स्वर हैं उनका उच्चारण हमारे जीभ के अग्रभाग यानी कि हमारे जीभ के आगे के हिस्से से होता है, उन्हें हम बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे ई, ए। आप चाहें तो बोलकर इन्हें देख सकते हैं। बार बार इनकी प्रैक्टिस करने से आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम में कभी आ जाता है और ऑप्शन इन चारों में से ऑप्शन दिए तो आप ऑप्शन से भी पहचान सकते हैं। मध्य स्वर, जीभ के मध्य भाग से, यानी कि ऐसे स्वरों का उच्चारण जो जीभ के मध्य भाग से होता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। आप खुद बोल के एक बार कोशिश करिए। पश्च स्वर, जीभ के पिछले भाग से, यानी कि जब जो भी स्वर जीभ के पिछले भाग से यानी पीछे के हिस्से से निकलते हैं जिन्हें बोलने पर, तो वो हमारे कहलाते हैं पश्च स्वर, जैसे आ, उ, ओ, औ। नेक्स्ट होगा मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। मुख्य द्वार का होता है, एक्चुअली ये गलत लिख गया, मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार नहीं, मुख्य द्वार यानी मुंह है, जिसे हम बोलते हैं विव्रत यानी कि ओपन माउथ। जैसे जिसके लिए हमारा जितना मुंह खुलेगा हम उसी के आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि वो किस कैटेगरी में है। यानी कि ज़्यादा मुंह खुलेगा तो ओपन माउथ होगा यानी विव्रत होगा, और अगर
हाफ माउथ ओपन होता है तो हम उसे अर्धविवृत बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए ओ। संवृत यानी कि क्लोज माउथ, ई ऊ ऊ, यानी कि इसमें हमारा मुंह बंद होगा। एक बार हम जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस के थ्रू इन्हें याद रख सकते हैं। बाकी का उसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम दिया है जिसे आप देख सकते हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर कहाँ से निकलता है और उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप बताइए ई कहाँ से निकलता है, तालु का है या तालव्य का है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका होठों की स्थिति के आधार पर आवृत मुखी। थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, जिसमें है आवृत मुखी, यानी कि हमारे होठों की स्थिति के आधार पर जब स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, यानी हमारे होठ गोल नहीं होते, तो हम उन्हें बोलते हैं आवृत मुखी। यानी कि जैसे अ आ ई। व्रतमुखी यानी कि जिसमें गोला बने, किसका, होठों का। इन स्वरों के उच्चारण में गोलाकार होठों की आकृति बनती है, जैसे ऊ ओ ओ। नेक्स्ट है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, यानी कि वायु के। अब ये हम देखेंगे कि कैसे हवा का भी प्रयोग होता है हमारे स्वरों के उच्चारण में। सबसे इसमें होगा आपका निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, जैसे हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ आ ई, इसमें केवल हवा जो है आपके मुंह से निकलती है। और अनुनासिक स्वर यानी हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे आ ई। तो ये हमारे हो गए हैं अनुनासिक स्वर। यानी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अनुनासिक स्वर की पहचान करिए, तो आप बता सकते हैं। निर्नुनासिक अगर पूछे जाएं तो अब आप बता सकते हैं इसे। फिर इसी के बाद है घोषित्व के आधार पर, यानी कि ऐसे स्वर जब वो निकलते हैं मुख से तो ऐसा लगता है जैसे कोई कंपन हो रहा हो, अर्थात इन स्वरों में कंपन होता है, कंपन जैसा प्रतीत होता है। इन स्वरों को हम सघोष ध्वनियाँ भी कहते हैं, और सभी स्वर सघोष होती हैं, यानी कि जितने भी हमारे आ से आहा और री हैं ये सारी के सारे हमारे सघोष होंगे, यानी कि सघोष ध्वनियाँ होंगी। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर 7 है आपका प्राणत्व के आधार पर, यानी प्राण से मतलब होता है हवा, यानी हवा का सभी स्वर, हवा के जितने भी स्वर होंगे वो सारे के सारे आपके अल्प प्राण होते हैं। ये भी एक टाइप होता है, आप याद रखिएगा कि अल्प प्राण को ही प्राणत्व कहते हैं, यानी इनके उच्चारण में कम हवा निकलती है। तो ये था हमारा स्वर के बारे में। हमने आज स्वर के बारे में वर्णमाला को शुरू किया, और स्वर के बारे में इसके पढ़ा कि कैसे स्वर कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से बोले जाते हैं, और उनके टाइप्स, उनके बारे में सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास व्यंजन को कंटिन्यू रखेंगे। इसी के साथ आप सभी का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।